वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये तरंगाग्र का संचरण, हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, इस आधार पर हमने तरंगाग्र के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे जो आयाम विभाजन और तरंगाग्र विभाजन के आधार पर हम व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त कर रहे थे, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तरंगाग्र विभाजन के आधार पर व्यतिकरण। हेडिंग डालो, तरंगाग्र विभाजन के आधार पर, तरंगाग्र विभाजन के आधार पर व्यतिकरण, तरंगाग्र विभाजन के आधार पर व्यतिकरण। तो इसमें हम दो हैं टॉपिक, एक तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग और एक फ्रेनेल द्विप्रिज्म तरंगाग्र विभाजन में, जिसमें हम अपवर्तन या परावर्तन के द्वारा एकीकरण को दो भागों में विभाजित कर रहे थे और वो विभाजित होकर व्यतिकरण प्रारूप वहां पर बना रही थी। तो फर्स्ट डाल देना इसमें यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, या हेडिंग डाल देना, इससे भी आ सकता है क्वेश्चन की फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र, फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। ठीक है, हेडिंग डालकर इधर देखो कि यहां पर कोई भी एक प्रकाश स्रोत S है, एक यंग की द्विस्लिट से मतलब एक स्लिट है, उसमें स्मॉल d दूरी पर दो छिद्र कर दिए, इस टाइप से है, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें दो छिद्र कर दिए, ये इसको बोल दिया हमने S1 और इसको बोल दिया हमने S2। तो यहां से तरंग है वो तरंगाग्र के रूप में चल रही होगी, इस तरह से वेव फ्रंट के रूप में चल रही होगी, और वो वेव फ्रंट यहां पर आकर दो भागों में क्या हो गई होगी, टूट गई होगी, क्योंकि यहां पर जाकर जो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। तो ये जो तरंग आएगी यहां पर एक बिंदु है तरंगाग्र का, वो भी एक द्वितीयक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। इसी प्रकार से यहां पर भी एक तरंग का जो बिंदु होगा वो भी द्वितीयक स्रोत की भांति यहां पर क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो माना एक प्रकाश की किरण यहां से यहां पहुंची, एक प्रकाश की किरण यहां से यहां पहुंची, ठीक है, इस तरह से पहुंच रही है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, पर्दा। ये तो क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, S तो क्या है यहां पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, ठीक है। ये क्या है, द्विरेखा छिद्र है या द्विस्लिट बोल सकते हैं। यंग नामक साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसको बोलते हैं यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। तो यहाँ S1 और S2 दो छिद्र हैं, इन छिद्रों के बीच की जो दूरी है इसको इस तरह से ले लेते हैं, यहां पर आ रहे हैं ये इस तरह से है S1 और S2, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है ये वाली दूरी है स्मॉल d, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरणें माना, और इसका जो पर्दा है, पर्दे का जो केंद्र है वो यहां से होगा, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से, यहां पर मिड पॉइंट मान लिया हमने O, यहां से ये होगा O' मान लिया, जो पर्दा है उसका केंद्र, और जो कि केंद्र है उस पर जो किरणें हैं बिना पथांतर के पहुंचती हैं, उनके बीच में पथांतर नहीं होगा, इसलिए यहां पर हमेशा समकोषी व्यतिकरण मिलता है। जो केंद्र होगा उस पर हमेशा समकोषी व्यतिकरण मिलेगा, यानी कि चमकीली रेखा मिलेगी, फ्रिंज मिलेगी। तो देखो यहां से स्मॉल x दूरी पर हमने मान लिया कि इस पॉइंट से O से स्मॉल x दूरी पर कोई फ्रिंज प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहां पर जगह चाहिए थोड़ी, क्योंकि फ्रिंज बनानी है। यहां पर स्मॉल x दूरी पर कोई भी एक प्रकाश की किरणें हैं वो व्यतिकरण प्रारूप बना रही हैं, यहां पर पहुंचकर एक तो ये पहुंची और एक S2 से ये भी यहां पर प्रकाश की किरण पहुंची, और दोनों ने मिलकर वहां पर क्या बनाया, बिंदु P मान लिया। बिंदु P पर क्या बना रहे हैं, व्यतिकरण प्रारूप बना रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो समकोषी होगा या विनाशी होगा, ठीक है, क्योंकि हम उसके बीच में हम पथांतर को देखेंगे कि वो पथांतर कितना है। यदि वो पथांतर n लैम्बडा है, यानी लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में है, तो समकोषी होगा, और यदि पथांतर 2n+1 λ/2 है, इतने पथांतर के साथ अगर वो किरणें वहां पर बिंदु P पर पहुंच रही हैं, तब होगा विनाशी व्यतिकरण। पहले पढ़ा चुका हूं इन चीजों को, ठीक है। अब बिंदु X पर हमें निकालने के लिए इन दोनों के बीच में पथांतर जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा जो होगा पथांतर वो कितना होगा, S2P, जो प्रकाश की किरण पहुंच रही है S2P, इतनी दूरी, यहां तक की तो दूरी सेम है, ये सेम चली, इतना ही ये चली, मैं जो पथ में अंतर आएगा वो कहां से कहां तक में आएगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक।
इस तरह से यहाँ पर पथांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इस पर लंब डाल दिया और इससे इस वाली रेखा पर लंब डाल दिया, एल और एम बोल दिया। ठीक है, इनको भी कोई पॉइंट बोल सकते हो, स्मॉल ए या S1 ही बोल दो इनको, इन पॉइंट को ही बोल दो S1 और इसको बोल दिया S2। ठीक है, या A और B बोल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पथांतर होगा वो कितना होगा, S2P में से हम घटा देंगे किसको, S1P को। यही क्या हो जाएगा पथांतर। देखना इधर, अभी लिखना नहीं है। पथांतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, S2P में से हम घटा देंगे S1P को। अब देखो S2P की वैल्यू हमें निकालनी है, S2P। अब यहाँ पर जो रेखा चित्र होता है, ये द्विरेखा चित्र और पर्दे, इसके बीच की जो दूरी है वो मानी जाती है कैपिटल D। फिक्स होगी कि हमने द्विस्लिट से उस पर्दे को कितनी दूरी पर रखा है, वो फिक्स होगी D। दोनों रेखा चित्रों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल d है। तो यहाँ पर निकालना है हमें S2P। तो S2P निकालने के लिए हम क्या करें बताओ, S2P निकालना है। तो S2P निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज को देख सकते हैं हम, S2MP। तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज S2MP से, त्रिभुज S2MP से तो कितना हो जाएगा, S2P का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि S2M का स्क्वायर और प्लस में MP का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं चित्र से। ठीक है, S2M का स्क्वायर, S2M कितना है, दोनों के बीच की जो दूरी है कैपिटल D का स्क्वायर प्लस MP को कैसे निकालोगे, MP यहां से यहां तक की तो दूरी पता है हमें x है, ये वाली दूरी कितनी होगी, देखो पूरी दूरी कितनी है D, तो ये वाली d/2 और ये d/2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2 और ये भी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक d/2, क्योंकि यहां से हमने इस रेखा पर या पर्दे पर हमने क्या डाला था, लंब डाला था उस संपूर्ण त्रिभुज से, ताकि हम पथांतर निकाल सकें। तो ये d/2 और ये भी d/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यतिकरण प्रारूप बनेगा वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर चमकीली रेखाएं आएगी, इस तरह से बना सकते हैं। व्यतिकरण प्रारूप इस तरह से बनेगा यहाँ पर कि यहाँ पर तो चमकीली रेखा होगी। ठीक है, ये चमकीली हो गई। इसके बाद यहाँ पर काली रेखा होगी, विनाशी व्यतिकरण होगा, फिर संपोषी, फिर विनाशी होगा यहाँ पर, और समान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होंगी। यहाँ पर पता चल जाएगा कि समान है या असमान है वो, इस तरह से। बिल्कुल ब्लैक कर देना आप तो पेंसिल से। अब यहां पर विनाशी भी हो सकती है, संपोषी भी हो सकती है बिंदु P पर, उसी को निकालेंगे कि वो क्या होगी। ठीक है, इस तरह से थोड़ी चौड़ी और होगी। और केंद्र पर यहाँ पर कैसी बन रही है, ये केंद्र ऊपर इसके संगत यहाँ पर है जो, ये कैसी बन रही है, संपोषी। ये संपोषी है यानी दीप्त फ्रिंज बनेगी। और फिर इस तरह से हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर तो प्रकाश पहुंच रहा होगा, यहाँ नहीं पहुंच रहा होगा तो बिल्कुल डार्क बन जाएगी, फिर चमकीली, फिर डार्क, फिर इस तरह से दीप्त और अधिक फ्रिंज एकांतर क्रम में हमें वहां पर मिलेंगी। जो पर्दे पर प्रारूप प्राप्त हुआ है उसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, और उसी हिसाब से बनाया ना कि O डैश के सामने प्रकाश में आनी चाहिए, यानी कि दीप्त फ्रिंज आनी चाहिए। तो हेडिंग डाल देती है, उसके बाद चित्र को बनाओ पहले, फिर आगे लिखेंगे। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र, हेडिंग डालकर उसमें पहले चित्र को बनाइए।
उसको प्रॉपर डार्क कर देना पेंसिल से, जो लाइन वाली हैं उनको प्रॉपर डार्क कर देना ब्लैक, जिससे कि आपको प्रॉपर दिख जाए कि हाँ भाई ये कौन सी दीप्त है और कौन सी अदीप्त है। तो यहाँ पर एमपी की वैल्यू बता सकते हो, एमपी कितना होगा एम से लेकर पी तक, ये तो एक्स हो गया और ये कितना हो गया डी बाई टू, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी ये भी बता सकते हो क्या, देखो ये बोल सकते हैं फ्रिंज चौड़ाई, यानी जो फ्रिंज बनी है दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज, फ्रिंज बोलते हैं इनको। अब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है उसका हम डेफिनेशन किस तरह से देंगे, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज हैं उनके बीच की चौड़ाई दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। इसी तरह से दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई, दो चमकीली फ्रिंज हैं ये और ये, इनके बीच की अगर चौड़ाई निकालेंगे तो ये वाली आएगी, वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। दो क्रमागत चमकीली या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई है वो क्या कहलाएगी, फ्रिंज चौड़ाई, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर बीटा से, किससे बीटा से, ये फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। अदीप्त के लिए भी निकालेंगे और दीप्त के लिए भी निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों क्या सेम आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें पथांतर हम निकालते हैं पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिंदु P पर हमें दीप्त मिलेगा या अदीप्त, उसके लिए हम पथांतर निकालते हैं S2P का होल स्क्वायर, तो ये रूट हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, यहां से हम D को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 1 या इस तरह से लिख देंगे हम 1 प्लस x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और इसकी पावर में कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा, इसकी पावर में हाफ आ जाएगा। यहां से हमने d, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस nx, क्योंकि 1 प्लस x की पावर n कितना होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो दो टर्म तक हम इसको ओपन कर रहे हैं, हाफ x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे की हायर टर्म्स को हमने नेग्लिजिबल कर लिया, क्योंकि इसकी तुलना में जो डी होगा पर्दे और रेखा चित्र के बीच की दूरी है वो बहुत अधिक होती है, तो छोटी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी का भाग लग रहा है और आगे घातें बढ़ती हुई जाएंगी, डी की पावर 4, डी की पावर 8, इस तरह से आएगा, और लगातार बढ़ने की वजह से उन पदों को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है। डी, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 2d स्क्वायर x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसको कितना कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में 2xd, तो x इंटू डी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये कितना आ गया हमारे पास S2P, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह से हम अगर S1P निकालें तब त्रिभुज कौन से त्रिभुज कौन सा S1P निकालना है, तो त्रिभुज S1LP से, त्रिभुज S1LP से कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू S1L का स्क्वायर और प्लस में LP का स्क्वायर, LP का स्क्वायर, तो S1L कितना है S1L d स्क्वायर और प्लस LP कितना है हमारे पास, ये तो पूरा x है, ये चाहिए हमें, तो x माइनस डी बाई टू कर दें, x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा S1P, और इसका हमने कर दिया रूट, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, तो S1P हमारे पास कितना हो जाएगा S1P इक्वल टू d को कॉमन ले लिया, रूट में या हाफ लगा सकते हैं इस पर, 1 प्लस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और इसकी पावर में कितना हाफ, इस तरह से लिख सकते हैं। d को हमने वहां से कॉमन ले लिया, तो रूट में से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा d बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक पहले लिखते हैं इसको, देखें इसमें चित्र के बनाने के बाद दो क्रमागत चमकीली, ब्रैकेट में लिख देना दीप्त, दो क्रमागत चमकीली ब्रैकेट में लिख देना दीप्त, या दो क्रमागत काली, या दो क्रमागत काली ब्रैकेट में लिख देना अदीप्त, फ्रिंजों के मध्य की दूरी, फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, जिसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं,
जिसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना किसी स्रोत से एक वर्णित प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। माना किसी स्रोत से एक वर्णित प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तथा S1 व S2 दो कला संबद्ध स्रोत हैं। S1 व S2 दो कला संबद्ध स्रोत हैं। इन दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। इन दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है, जिनसे कैपिटल डी दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। S1 व S2 से चलने वाली तरंग जब बिंदु O पर पहुंचती है तो S1 व S2 से चलने वाली तरंग जब बिंदु O पर पहुंचती हैं तो उनके मध्य पथांतर शून्य होगा। अर्थात केंद्र पर एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। केंद्र पर एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। हमें मूल बिंदु O डैश से स्मॉल x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अतः S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों की मध्य पथांतर डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस के S1P, और पूरा लिख दो इसको। इक्वेशन नंबर 2, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। d को अंदर ले गए तो यहां पर d हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस में xd इतना तो होगा, अपॉन में d से d कट जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा, 2d। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 2। तो S1P का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। S1P इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, D 1 प्लस NX से उसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में n की वैल्यू हाफ है तो कितना हो जाएगा, 2d स्क्वायर। कितना हो जाएगा, तो S1P इक्वल टू कितना हो जाएगा, D 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस के xd आएगा यहाँ पर, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2d स्क्वायर। और यहां से S1P इक्वल टू कितना हो जाएगा, d प्लस, इसको अंदर ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के xd, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2d। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 3rd।
तो S1P और S2P दोनों की हमारे पास वैल्यू आ गई। इनको दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और वहां से हम किसको एवेल्यूट करेंगे, पथांतर को। तो यहां तक लिख लेना, कंप्लीट इक्वेशन नंबर 3 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे। थैंक यू।